4,000 करोड़ से भी ज्यादा का झटका लगा था भारतीय अर्थव्यवस्था को। मार्केट क्रैश के दौरान कई लोगों ने की थी आत्महत्या। प्रधानमंत्री जिस पर लगा था 1 करोड़ रुपए रिश्वत लेने का आरोप। भारतीय अर्थव्यवस्था पर ऐसी आंधी चली कि इसकी जद में जितने भी लोग आए वो सब धराशायी हो गए। एक ऐसा महादंगल जिसमें पूरी दुनिया की नजरें भारत पर टिकी रही। एक ऐसा शख्स जो भारतीय अर्थव्यवस्था खासकर शेयर मार्केट का भगवान बन गया था, और वो साल है सन 1992 का। जी हाँ दोस्तों, ये सन का नाम लेते ही बहुत से लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैं किसकी बात करने जा रहा हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको ना ही किसी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करके बता रहा हूँ, ना ही कोई मोटिवेशन दे रहा हूँ, और ना ही ये बता रहा हूँ कि शेयर मार्केट में काम कैसे किया जाए। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहा हूँ, एक ऐसे शख्स की कहानी बताने जा रहा हूँ जिसने पूरी दुनिया की नजरें केवल भारत पर लाकर खड़ी कर दी थी। एक ऐसा शख्स जो पैदा तो हुआ था एक नॉर्मल से परिवार में, एक सामान्य से परिवार में, लेकिन उसके सपने इतने बड़े थे कि उसने पूरी भारतीय अर्थव्यवस्था को अपनी मुट्ठी में लाकर रख दिया था। जी हाँ दोस्तों, बिना टाइम गंवाए मैं आपको बता देता हूँ, उसका नाम है हर्षद शांतिलाल मेहता या फिर हर्षद मेहता। ये वो शख्स था जिसने 1992 में शेयर मार्केट को अपने पैरों तले रौंद दिया था। वही हर्षद मेहता जिसे एक जमाने में स्टॉक मार्केट का अमिताभ बच्चन कहा जाता था। वही हर्षद मेहता जिसके पास उस टाइम में लग्जरी गाड़ियों का एक बहुत बड़ा काफिला था। वही हर्षद मेहता जिसने उस टाइम के प्रधानमंत्री सर पीवी नरसिम्हा राव पर 1 करोड़ रिश्वत लेने का आरोप लगाया था। दोस्तों, हर्षद मेहता की कहानी उस गुजराती लड़के की कहानी है जिसकी जेब तो खाली थी परंतु उसके सपने बहुत बड़े थे। दोस्तों, सपना था दौलत की उस ऊंचाई को छूना जहां आज तक कोई आदमी नहीं पहुंच पाया था। तो चलिए दोस्तों, आपको कहानी सुनाते हैं उस शख्स की, यानी हर्षद मेहता की, जिसे शेयर मार्केट का कभी बिग बुल भी कहा जाता था। हर्षद मेहता के जन्म से लेकर उसकी मृत्यु तक के जितने भी सवाल हैं, उन सवालों के जवाब मिलेंगे आपको इस वीडियो में। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को जल्द से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अपना सस्पेंस यहाँ पर बरकरार रखिए और देखते रहिए हमारे साथ। आप में से कई लोगों को ये बात तो जरूर पता होगी कि हर्षद मेहता ने किस तरह से अपना स्कैम का जाल फैलाया था, लेकिन ये बहुत कम लोगों को पता है कि उसकी प्रक्रिया क्या थी, यानी कि स्कैम करने की। यानी कि मैं बात करूं तो पैसा कहां से, कब और क्यों आता था, और किस तरह से बैंकों से लेकर शेयर मार्केट तक में पैसा लगता था, ये सारी प्रक्रिया हम जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, 1990 का दशक एक बहुत बड़े बदलाव का दशक था। उस टाइम के जो वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह और प्रधानमंत्री माननीय श्री पीवी नरसिम्हा राव जी, उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। ये फैसला था भारत में नई आर्थिक नीति लागू करने का। भारत अपने विकास की ओर तेजी से बढ़ रहा था, लेकिन तभी 1990 से लेकर 1992 के बीच में भारतीय अर्थव्यवस्था में ऐसी आंधी चली कि इसने सभी लोगों को जड़ से हिलाकर रख दिया। भारतीय अर्थव्यवस्था चूर चूर हो गई थी। सारी दुनिया की नजरें भारत पर इस कदर टिकी हुई थी कि मानो भारत कोई बहुत बड़ी चीज करने जा रहा हो। ये आर्थिक नीति लागू करने का मकसद था दुनिया के लिए भारत के दरवाजे खोल देना। निजीकरण और विदेशी निवेश को बढ़ावा देना इस आर्थिक नीति का सबसे बड़ा उद्देश्य था। कुल मिलाकर ये एक ऐसा दौर था जहां लोग पैसे को लेकर बहुत कंफ्यूज होते थे। इसी बीच सामने आया एक इतना बड़ा घोटाला, यानी कि महाघोटाला, जिसने सभी लोगों को हिलाकर रख दिया था। दोस्तों, 1992 का एक घोटाला इतना बड़ा था, आप इसी चीज से इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि इस घोटाले के बाद सेबी नामक नियामक संस्था को बनाना पड़ा
ताकि वो मार्केट यानी कि शेयर मार्केट में कंट्रोल कर सके। अब बात करते हैं हर्षद शांतिलाल मेहता की। 29 जुलाई 1954 को हर्षद मेहता का जन्म गुजरात के राजकोट में हुआ था। उसका कुछ वक्त छत्तीसगढ़ के रायपुर में भी बीता, लेकिन उसकी किस्मत उसे ले आई सपनों के शहर मुंबई में। मुंबई जो उस वक्त बंबई हुआ करता था। बीकॉम करने के बाद हर्षद ने एक बीमा कंपनी में सेल्स की नौकरी कर ली, लेकिन ना ये नौकरी हर्षद के लिए थी और ना हर्षद इस नौकरी के लिए। उसकी किस्मत में तो शायद कुछ और ही बनना लिखा था, कुछ और ही करना लिखा था। ये जो कुछ और फैक्टर है, ये हर्षद को खींच लाया शेयर के धंधे में। एक ब्रोकरेज फर्म में उसने नौकरी कर ली। इस फर्म के करता धरता प्रसन्न परिजीवन दास को गुरु मान लिया और स्टॉक मार्केट के हर पैतरे को बारीकी से सीखने लगा। 1984 में उसने खुद की कंपनी शुरू की और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की मेंबरशिप ले ली। 80 का दशक खत्म हो रहा था, लेकिन हर्षद का जलवा बढ़ता जा रहा था। 90 का दशक आते आते हर अखबार में हर्षद छाया हुआ था। हर मैगजीन में उसकी तस्वीरें छपा करती थी और बड़े बड़े लोग उसके साथ मीटिंग के लिए तरसते थे। कहते हैं कि जब ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। हर्षद के साथ भी ऐसे ही हो रहा था। नए लोग उसके जैसा बनना चाहते थे, पुराने लोग उसका नाम इज्जत के साथ लेते थे और सब यही जानना चाहते थे कि हर्षद मेहता का राज क्या है। हर्षद वो पारस पत्थर था कि जिस शेयर को छूता था वो सोने का हो जाता था। हर्षद की वैल्यू स्टॉक मार्केट में कोहिनूर से भी ज्यादा थी, लेकिन हर्षद मेहता का राज समझने के लिए समझना होगा उसके काम करने का तरीका। एसीसी के शेयर में जब उसने दिलचस्पी ली तो वो 200 रुपये का था, लेकिन थोड़े ही वक्त में इसी शेयर की कीमत 9,000 तक पहुंच गई। सोचिए वो कौन सा राज था जिसके खुलने पर देश का बैंकिंग सिस्टम हिल गया था। वो ऐसा क्या करता था कि शेयर बाजार के होश उड़ गए थे, और वो शख्स कौन था जिसने यह खुलासा किया था। टाइम्स ऑफ इंडिया की पत्रकार सुचेता दलाल ने हर्षद का भांडा फोड़ा था। बाद में उन्होंने देवाशीष बासु के साथ मिलकर इस पूरे प्रकरण पर द स्कैम नाम की किताब भी लिखी थी। सुचेता बहुत वक्त से इस स्टोरी के तारों को खंगाल रही थी, लेकिन उनको कामयाबी मिली 1992 में। उन्हें पता चला कि मेहता बैंक से 15 दिनों के लिए लोन लेता है और अगले 15 दिन में इस पैसे को वापस कर देता है। मजेदार बात यह है कि कोई बैंक 15 दिन के लिए लोन नहीं देता। यहाँ हर्षद की ट्रेनिंग काम आ रही थी जो उसने शुरुआती दिनों में सीखी थी। उसकी बैंकिंग सिस्टम में अच्छी जान पहचान थी। बैंकों को जब कैश की जरूरत होती है तब वो सरकारी बॉन्ड दूसरे बैंक के पास गिरवी रखकर पैसे लेते हैं, लेकिन असलियत में बॉन्ड का लेन देन नहीं होता, बल्कि एक रसीद से काम चल जाता है। ये काम बिचौलियों के जरिए किया जाता है। हर्षद ने सिस्टम की इसी नब्ज को दबोच लिया था और इसके बाद उन्हें शेयर बाजार में पैसा लगाने के लिए रुपयों की कमी नहीं पड़ी। उन्होंने दोनों हाथों से इसी पैसे को बाजार में लगाया और करोड़ों का मुनाफा कमाया। ये रकम कितनी थी कोई ठीक से नहीं जानता, लेकिन जिस ठाट बाट के साथ हर्षद रहते थे और जिस अंदाज के साथ जीते थे वो बहुत लोगों की आंखों में चुभने भी लगा था। कहते हैं कि बुरा वक्त बताकर नहीं आता। ऐसा ही कुछ हुआ हर्षद के साथ भी। शायद उसे इसकी कोई उम्मीद नहीं थी और ना ही उसने इस पूरे वक्त के लिए तैयारी की थी। शेयर बाजार लगातार ऊंचाई छू रहा था और साथ ही हर्षद मेहता का जलवा भी बढ़ता जा रहा था। ये वो वक्त था जब देश की अर्थव्यवस्था बदलाव के दौर से गुजर रही थी। निजीकरण और विदेशी निवेश बढ़ रहा था। देश बदलाव की राह पर कदम बढ़ा चुका था। जब तक बाजार बढ़ता रहा मेहता का जलवा भी बढ़ता रहा, लेकिन एक वो दिन आया जब शेयर बाजार धड़ाम हो गया। मेहता बैंकों को पैसा नहीं लौटा पाए और तब जाकर खुला ये हर्षद मेहता कांड। इस मामले के बाद न्यूयॉर्क टाइम्स में एक लेख छपा था जिसमें बिजनेस टुडे के लेखक देवाशीष बासु ने कहा था, समस्या मेहता नहीं है, ये भारतीय अर्थव्यवस्था के इतिहास का वो अनोखा वक्त है जब पुराने पन्नों को फाड़ा जा रहा है। ऐसे पलों में घोटालेबाज अपने होल से बाहर निकल ही आते हैं। सुचेता दलाल की कलम ने वो कर दिया था जिसे कभी हर्षद से जलने वाले भी नहीं कर पाए थे। दलाल स्ट्रीट से लेकर संसद तक में इस घोटाले की चर्चा होने लगी थी। बात बढ़ी तो मामले की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति बनाई गई। सीबीआई ने हर्षद के साथ उसके दोनों भाइयों अश्विन और सुधीर को भी गिरफ्तार कर लिया। 72 आपराधिक मामले और 600 से ज्यादा सिविल केसेस हर्षद के खिलाफ दर्ज हो चुके थे। इसके बाद वो हुआ जो देश के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। मेहता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि उसने पीएम नरसिम्हा राव को 1 करोड़ की रिश्वत दी थी।
कांग्रेस और राव ने आरोपों को नकार दिया। इसका कभी कोई सबूत भी नहीं मिला। लेकिन इस मामले में नरसिम्हा राव की बहुत किरकिरी की, क्योंकि इसी दौरान उन पर अपनी सरकार बचाने के लिए जेएमएम सांसदों को रिश्वत देने के आरोप भी लगे थे। जमानत मिलने के बाद मेहता ने फिर से अपना धंधा शुरू कर लिया था। एक के बाद एक केस में उसे जमानत मिल रही थी। ऐसा लगने लगा था कि दिन फिर से बदल जाएंगे, लेकिन 2001 में उसे फिर से गिरफ्तार कर लिया गया और जेल भेज दिया गया, जहां 31 दिसंबर 2001 को उसकी दिल का दौरा पड़ने से रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। ये कोई नहीं जानता कि उसकी मौत दिल का दौरा पड़ने की वजह से हुई या यह कोई जाल था। आरबीआई की जनाकिरामन समिति की एक रिपोर्ट के मुताबिक 1992 का एक घोटाला 4025 करोड़ रुपए का था। इसमें सबसे बड़ा मामला एसबीआई के साथ किए गए 600 करोड़ के फ्रॉड का था। कहते हैं कि जब वो कोर्ट में पेशी पर जाया करता था, तब भीड़ उसके पक्ष में नारेबाजी करने के लिए जमा हो जाती थी। इस मामले का खुलासा करने वाली पत्रकार सुचेता को 2006 में पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा गया था। अपने ब्लॉग के एक लेख में सुचेता लिखती है, मेहता के साथ दिक्कत ये थी कि उसने कभी अपना फॉर्मूला नहीं बदला। वो इस बात को भांपने में नाकाम रहा कि उसका पुराना जादू अब इन्वेस्टर्स पर असर नहीं कर रहा है। वो हमेशा दिखावे की दुनिया में जीता था। एसबीआई कांड सामने आने के बाद उसने मुंबई चिड़ियाघर में भालू को मूंगफली खिलाते हुए एक फोटोशूट कराया था। इसके जरिए वो ये दिखाना चाहता था कि शेयर मार्केट हमेशा उसके इशारों पर चलेगा। तो दोस्तों, ये थी हर्षद मेहता कांड की पूरी दास्तान। लेकिन दोस्तों, इस कांड के पीछे बहुत सारे सवाल हर्षद मेहता छोड़ गया था और उसका पूरा सिस्टम भी इन सवालों का जवाब नहीं दे पाया, और इन सवालों के जवाब आज तक कोई नहीं खंगाल पाया है। ये सवाल कुछ इस तरीके से हैं। क्या हर्षद मेहता की मौत सच में दिल का दौरा पड़ने की वजह से हुई थी, या यह एक रहस्यमय मौत थी? क्योंकि इस सवाल की वजह कुछ इस तरीके से है कि जब हर्षद मेहता को जेल में दिल का दौरा पड़ रहा था, तब उसने कई बार पुलिस वालों को मदद के लिए पुकारा था, लेकिन उस वक्त वहां एक भी पुलिस वाला मौजूद नहीं था। जबकि असलियत में होता यह है कि कारागार में 24 घंटे पुलिस तैनात होती है, और दिल का दौरा पड़ने के लगभग आधे घंटे बाद पुलिस वहां आई, तब जाकर हर्षद को अस्पताल ले जाया गया। दूसरा सवाल, जब हर्षद मेहता ने प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव पर 1 करोड़ रिश्वत देने का आरोप लगाया था, तब वो इतना कॉन्फिडेंट में कैसे था? क्या सच में उसने 1 करोड़ रुपए रिश्वत दी थी, या जो सबूत ना मिलने की बात कही गई थी वो बस एक साजिश थी जिससे सबूतों को मिटा दिया गया? सवाल नंबर 3, उस टाइम पर कोई भी बैंक 15 दिन के लिए किसी को भी लोन नहीं देता था, चाहे वो कितना ही बड़ा आदमी क्यों ना हो। लेकिन हर्षद मेहता को लोन कैसे मिल जाता था, और इसकी भनक बैंकों को क्यों नहीं लगी? सवाल नंबर 4, एसबीआई से जो 600 करोड़ रुपए हर्षद मेहता ने लिए थे, वो कब और कैसे लिए, और किस एसबीआई अधिकारी ने हर्षद मेहता को ये 600 करोड़ रुपए जारी किए थे? तो दोस्तों, ये थे कुछ सवाल जिनके जवाब आज तक कोई नहीं निकाल पाया है। इतिहास में ये सवाल हमेशा के लिए दब कर रह गए। दोस्तों, आपको एक बात और बता दें कि भले ही आज हर्षद मेहता हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी एक कहानी सबके दिलों में राज करती है। क्योंकि भले ही हर्षद मेहता ने स्कैम किया था, लेकिन उसका इरादा ठीक था, हालांकि उसका रास्ता गलत था। इसलिए कई लोग आज भी हर्षद मेहता को पसंद करते हैं कि उसने एक मिडिल क्लास से लेकर अमीर बनने तक का सफर कैसे तय किया और कितनी मुश्किलों से किया। दोस्तों, आपको एक बात और बता दें कि हर्षद मेहता द्वारा जो ये 4000 करोड़ का स्कैम था, इसकी रकम धीरे धीरे हर्षद मेहता की सारी प्रॉपर्टी को बेचकर कवर कर ली गई, और अभी भी कुछ रकम बाकी है जो अभी तक गवर्नमेंट हर्षद मेहता की प्रॉपर्टी को बेचकर कवर कर रही है, और इनका परिवार आज कहीं और यानी कि फॉरेन में रहता है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि स्विट्जरलैंड के स्विस बैंक में, जी हाँ, स्विट्जरलैंड के स्विस बैंक में अब तक की और आज तक की यानी कि 2024 तक की भी सबसे बड़ी होल्डिंग वो अभी तक नंबर 1 पर हर्षद मेहता की है। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हर्षद मेहता के तार कहां तक फैले हुए थे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये कहानी पूरी समझ में आई होगी और पसंद भी आई होगी।
तो दोस्तों अगर आपको कहानी पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और वीडियो को शेयर भी जरूर करें। और आगे अगले एपिसोड में हम बात करेंगे 2001 में हुए केतन पारेख स्कैम के बारे में कि किस तरह से उसने अपना ये फ्रॉड किया और कितनी रकम फ्रॉड के तौर पर हड़प ली गई थी। तो दोस्तों अगर आपको हर्षद मेहता से जुड़े इन सवालों के जवाब अगर कहीं से भी मिलते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो फिर मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बी सेफ, बी पॉजिटिव। इस जगत सराय में मुसाफिर रहना 2 दिन का, इस जगत सराय में मुसाफिर रहना 2 दिन का। क्यों वृथा कदे गुमान मूर्ख इस धन और जोबन का, ना ही भरोसा पल का यूं ही मर जाएगा। 2 दिन की जिंदगी है 2 दिन का में, कहे सतनाम जग ये झूठा झमेला। 2 दिन की जिंदगी है 2 दिन का मेला। क्या लेके आया जगत में, क्या लेके जाएगा। 2 दिन की जिंदगी है 2 दिन का मेला। 2 दिन की जिंदगी है 2 दिन का मेला। 2 दिन की जिंदगी है 2 दिन का मेला।